कांग्रेस सरकार चाहती हो कि हम धारा 370 दोबारा लागू कर दें, तो ऐसी संभावनाएं हैं? जिस टीम ने 370 को हटाने का पूरी की पूरी ड्राफ्टिंग की है जी, उन्होंने पूरे संविधान और कानून को घोल करके पिया है। उन्होंने कोई भी गुंजाइश ऐसी नहीं छोड़ी कि इसको दोबारा से जिंदा किया जा सके। ये बोलते हैं कि नेहरू के माथे पे कलंक था जम्मू कश्मीर को लेकर। हम यूएन की देखरेख में कश्मीर मुद्दे का हल निकालेंगे, शांति व्यवस्था बन जाए तो हम यहाँ पर जनमत संग्रह करवा लेंगे। पटेल जी ने ये कहा था कि नेहरू ये तुम्हारी बहुत ऐतिहासिक भूल है, इतिहास तुमसे ये सवाल पूछे। जब सभी रियासतों को एक अलग कंडीशन पे जोड़ा गया तो इसको अलग कंडीशन में जोड़ने की क्या जरूरत थी? उसमें नेहरू साहब और शेख अब्दुल्ला की मित्रता भी तो थी। कुछ लोग बोलते हैं कि मित्रता के चक्कर में जो है इन्होंने जो है वो कश्मीर ही दे दिया। धारा 370 लगाई क्यों गई थी? वही स्थिति परिस्थिति बची थी कि 370 लगाओगे तभी बचोगे। कबीलाओं के ड्रेस में पाकिस्तानी सेना थी, तो उन्होंने वहाँ पर जो है बहुत सारी महिलाओं के साथ, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, उनके साथ गैंगरेप किया, लूट, मतलब बहुत बुरे हालात वहाँ पर उन्होंने कर दिए। और हरि सिंह जो है वो भारत सरकार से जो है मदद मांग रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल जो उनकी मदद करना चाह रहे हैं, माउंटबेटन नहीं चाह रहे हैं। क्यों? माउंटबेटन क्या चाहते थे कि माउंटबेटन ये नहीं चाहते थे कि अगर हम इसकी मदद कैसे करें जम्मू कश्मीर की। हाँ, ये हमारे साथ टेक्निकली है नहीं, ये हमारे साथ तो है नहीं, तो हम इसको सेना कैसे दें? जब हरि सिंह ने जो है इस पर विलय पत्र पर साइन कर दिए 26 अक्टूबर को और अपने अधिकारी को कहा सोने से पहले कि ये लो पिस्तौल, अगर तुम्हें पता लगे कि सुबह को भारतीय सेना कश्मीर नहीं पहुंची तो मुझे नींद में ही गोली मार देना। सरदार वल्लभ भाई पटेल है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। उन्होंने संसाधन सब छोड़ो, आप डायरेक्ट एक्शन लो। आपके एक्शन की वजह से, संसाधन की वजह से जो है हम जो है कश्मीर को जलने थोड़ा ही देंगे। भारतीय सेना वहां पर पहुंची तो जिन्ना बौखला गया। तो जिन्ना ने जो है माउंटबेटन और जवाहरलाल नेहरू को निमंत्रण दिया कि आप जो है आए, लाहौर में बात करेंगे। सरदार पटेल ने साफ इनकार कर दिया, तुम क्यों जाओगे? वो आए ना दिल्ली, बात उसको करनी है। और कहा गया कि भारतीय संविधान के अंदर धारा 370 को समाहित किया जाए। तो इस चीज को लेकर के जो है अंबेडकर साहब ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया था कि मैं इसका ड्राफ्ट नहीं करूंगा। ये ड्राफ्टिंग के दौरान नंबर कहलाया 306, आर्टिकल 306A, जो बाद में फाइनल ड्राफ्टिंग हुई वो 370। धारा 370 क्या कोई अब दोबारा लागू कर सकता है? क्या ऐसा कोई प्रावधान या संविधान में कोई ऐसा सिस्टम बचा है जिससे कि धारा 370 दोबारा जम्मू कश्मीर में लागू हो जाए, और जिसको नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम अब धारा 370 को दफन कर चुके हैं? तो आखिर वो दफन हुई चीज को निकालेगा कौन, या निकालने की कोई संभावना है? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सरकार अगर बदल जाए तो फिर से सब चीजें बदल जाएंगी? ये ऐसे सवाल हैं जो सवाल अक्सर आप सोचते होंगे, आपके मन में ये सवाल आते होंगे। हमने सोचा कि इन सवालों को लेकर के खुले तौर पर चर्चा कर ली जाए और समझने की कोशिश की जाए कि क्या ऐसा पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल भी है तो कैसे संभव हो सकता है। अविनाश त्यागी जी हमारे साथ हैं। पिछले बार हमने आपसे बात किया था, आपने आईएएस को के सारे सेगमेंट्स को लेकर के हमने चर्चा की थी, और मैं समझता हूं कि आईएएस को जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको आप पूरा जो गाइड करते हैं। आज सर ये जो है ना, ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को लेकर के आप गाइड जरूर कीजिए हमें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया धारा 370 का। जी, अगर इसको आप 5 साल पहले उठाते तो और ज्यादा ज्वलंत मुद्दा हो जाता। हाँ, नहीं, लेकिन अभी भी है। अभी भी उमर अब्दुल्ला जी ने जो है कह दिया कि हम जो है दोबारा इसको लेकर आने वाले हैं। मैंने कहा कि भाई अगर लेकर आने वाले हैं तो क्या ऐसा कोई प्रावधान है भी या नहीं है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जिन्होंने भी जिस टीम ने 370 को हटाने का पूरी की पूरी ड्राफ्टिंग की है जी, उन्होंने पूरे संविधान और कानून को घोल करके पिया है। मतलब उनकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होगी। हाँ, उन्होंने कोई भी गुंजाइश ऐसी नहीं छोड़ी कि इसको दोबारा से जिंदा किया जा सके। पर फिर भी अगर 370 की बात हम करते हैं कि या इसको दोबारा से लागू किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, तो इसको हम देखते हैं कि संविधान के अंदर जो है ना 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची जी। संघ सूची के अंदर वो विषय हैं जिस पर संघ जो है यानी कि केंद्र अपने कानून बना सकता है जी। दूसरी ओर पर है राज्य सूची, जिसके विषय जिसके अंतर्गत वो विषय हैं जिस पर जो है राज्य अपने कानून बना सकता है। और तीसरी है समवर्ती सूची, जिसमें
केंद्र भी कानून बना सकता है और राज्य भी राज्य बना कानून बना सकता है। हम्म। अगर इन दोनों कानूनों के बीच में कोई विरोधाभास हुआ हम्म, तो उस स्थिति में जो है केंद्र के कानून को माना जाए। ठीक। और जो 370 का विषय है ये केंद्र सूची का विषय है, ना कि राज्य सूची का विषय। अच्छा, विषय ही केंद्र सूची का है। विषय ही केंद्र सूची तो का मतलब ये है कि अगर है। राज्य का पुनर्गठन हो तो फिर उमर अब्दुल्ला साहब ये तो कह रहे हैं कि हम कर देंगे, फिर उनके हाथ में तो कुछ है ही नहीं। उन्होंने एक चीज और भी कही है कि 370 हम वापस ला सकते हैं, पर ये बहुत असंभव काम होगा, बहुत मुश्किल काम होगा, इसमें बहुत समय लगेगा। ठीक है। अब वो कितना समय लगेगा ये भविष्य की गर्त में है। अच्छा, कांग्रेस की सरकार आ जाए तब? कांग्रेस सरकार आ जाए और कांग्रेस सरकार आ जाए, पूर्ण बहुमत आ जाए, और वो कांग्रेस सरकार चाहती हो कि हम धारा 370 दोबारा लागू कर दें, तो ऐसी संभावनाएं हैं? देखिए, पहली बात तो आप देखो कि जो भाजपा सरकार है, हाँ, भाजपा सरकार के पीछे जितने भी निर्णय ज्यादातर लिए गए हैं वो एक चीज से कनेक्ट करती है, राष्ट्रवादी भावना से। और 370 जो मामला है वो भी राष्ट्रवादी भावना से ही प्रेरित हो गया है, कन्वर्ट हो गया है। और जहां 80% लोग देश के 370 के फेवर में है, वहीं 20% लोग इसके विरोध में हैं। तो कोई भी सरकार 20% को सुधारने की मतलब खुश करने के लिए 80% को नाराज नहीं करेगी। बिल्कुल। तो और ये बहुत असंभव काम है। और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा ना, ऐसे ऐसे लोग भूल जाएंगे, चीजें सामान्य होती चली जाएंगी। अभी चूंकि ये मुद्दा क्यों उठा, क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव हुए हैं। अभी उनकी सरकार बनी है। बिल्कुल बिल्कुल। पिछले 5 सालों में कहीं चर्चा नहीं आई 370 की। हाँ, एक बार हट गई, इसका फिर उस पर कोई डिस्कशन नहीं हुआ। लेकिन पॉलिटिकली खैर बीजेपी के लोग अपना पीटते रहे ढिंडोरा की। अब धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, जख्म भरते चले जाएंगे, किसी को कोई आपत्ति ही नहीं होगी। ठीक हो गई बात। अब सवाल ये है सर कि धारा 370 लगाई क्यों गई थी? अगर हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ जाएं, क्योंकि बच्चे जब एग्जाम देते हैं तो बहुत सारे सवाल उनके मन में घूमते हैं, और मैं समझता हूँ तो आम जनता को भी समझ में आना चाहिए या समझना चाहिए कि धारा 370 लगाई क्यों गई थी। क्या वास्तव में जो लगाया गया था उस समय परिस्थितियाँ उतनी वही परिस्थिति बची थी कि 370 लगाओगे तभी बचोगे, या कुछ और भी था सिचुएशन? देखो, उसके अंदर जब हम बात करते हैं हमें पहुंचना पड़ेगा 1947 में। जी, ठीक है ना। जब देश आजाद हो रहा था तो उस समय देश की स्थिति कैसी थी? ठीक है। तो जब हम पूरे भारत का अध्ययन करते हैं, जब 1947 का अधिनियम पारित हुआ तो उस समय जो भारत के पास जो स्थिति थी उसमें 60% जो क्षेत्र था वो ब्रिटिश भारत के अधीन था। जी, यानी कि जहां पर डायरेक्ट ब्रिटिश रूल कर रहे थे, हस्तक्षेप कर सकते थे, करते थे मतलब। हाँ, 60% नहीं, पूरा शासन उन्हीं का ही था। शासन उन्हीं का ही था, ब्रिटिश भारत। 40% क्षेत्र वो था जो देसी रियासतों का था, जहां पर देसी रियासतें थी। 5 टेरिटरी फ्रांसीसियों की थी, और कुछ भाग जो है गोवा, दमन, दीव, ये आपका पुर्तगालियों के पास था। जब 1947 का अधिनियम पारित हुआ तो उसमें सीधा सीधा मेंशन हुआ, क्योंकि ये यहां तक तो निर्णय हो चुका था कि भाई देश के बंटवारा होगा, पाकिस्तान अलग, बिल्कुल अलग बनेगा, भारत अलग होगा। और देसी रियासतों के लिए ये चीज थी कि आप चाहे तो पाकिस्तान में जा सकते हैं, आप चाहे भारत में आ सकते हैं, या आप स्वतंत्र रह सकते हैं। और उस समय सरकार के सामने, भारत सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि इसका एकीकरण कैसे किया जाए। मतलब जितनी रियासतें हैं सब मिलकर के इकट्ठा एक जगह कैसे आएंगी? हाँ, कैसे आएंगी? और नहीं आएंगी तो भारत आज के समय में कई देशों में बटा हुआ होता। जैसे यूरोप जो है अपना अलग। और इस चीज के लिए जो है बहुत बहुत धन्यवाद है सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन साहब का, जिन्होंने भारत के एकीकरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। जी, आजाद किससे हुआ? अंग्रेजों से हुआ। फ्रांसीसियों से नहीं हुआ, पुर्तगालियों से नहीं हुआ। ठीक है। हमें क्या मिला, या भारत सरकार को क्या मिला? ब्रिटिश भारत।
देसी रियासतें, उसका भी फैसला नहीं हुआ। उस समय कम से कम क्या, उस समय 565 रियासतें थी, जिसमें छोटी बड़ी रियासतें सभी सम्मिलित थी जी। और यहाँ पर एक विभाग बनाया गया जिसका नाम था भारतीय रियासत मंत्रालय, जिसके प्रमुख थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और सचिव थे वीपी मेनन साहब। वो स्पेशल मतलब अलग मंत्रालय बना दिया हाँ, गया तो अलग अलग, क्योंकि उस समय की समस्या थी। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो उस समय उप प्रधानमंत्री भी थे और गृह मंत्री भी थे, तो उस चीज को लेकर के इन्होंने फिर एकीकरण करना प्रारंभ किया या बातचीत करनी शुरू की। तो उनमें जो छोटी रियासतें थी उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उनकी बात टाल दे, तो उन्होंने जो है विलय पत्र पर साइन कर दिए। करेक्ट। भोपाल थोड़ा सा मना करने लगा, तो जहां उसको डराया धमकाया भोपाल मान गया। कोचीन, त्रावणकोर ये भी सब मान गए। तो 15 अगस्त तक लगभग जो है सारी रियासतें मान गई थी। 3 रियासतों को छोड़ करके, वो मानी नहीं थी, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर जी। और तीनों के बीच में सबसे अच्छी बात क्या थी कि जो जूनागढ़ के जो शासक थे उनका नाम था मावत खां, शासक मोमडन, जनता हिंदू, जूनागढ़ की। और उसकी जो भौगोलिक परिस्थिति है वो पूरी तरीके से जो है वो भारत के उसमें आज के गुजरात में जूनागढ़ पड़ता है। जो वहां के शासक थे वो चाह रहे थे कि मैं पाकिस्तान में जाऊं, शासक, और जनता चाह रही होगी कि वो भारत में, वो हिंदू थी उसमें। हाँ। इन्होंने 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ और 15 सितंबर 1947 को मावत खां ने विलय पत्र पर साइन कर दिया पाकिस्तान के। अच्छा, कि मैं पाकिस्तान के साथ सम्मिलित होना चाहता हूं। मतलब कि राजा ने कर दिया, जनता ने विद्रोह कर दिया। अच्छा। और उस विद्रोह के कारण वहां के जो दीवान थे शहनवाज भुट्टो, जो बेनजीर भुट्टो के मतलब के वंशावली में है, तो शहनवाज भुट्टो ने भारत सरकार से कहा, यानी कि सरदार पटेल से कहा कि आप कागजी कार्रवाई पूरी करें और ये हम आपके साथ ही जाएंगे, मतलब हम क्या, जूनागढ़ आपके साथ ही जाएगा। इस चीज को लेकर के सरदार वल्लभ भाई पटेल चाहते तो उसको वैसे ही ले लेते, पर उन्होंने कहा कि अगर हम ऐसे लेंगे तो इतिहास में कुछ और नाम होगा, हम यहाँ पर जनमत संग्रह करवाएंगे। हाँ, एक्चुअली में अगर हम देखें गुजरात में, अगर ये अगर मान लीजिए पाकिस्तान का हिस्सा होता, ये वाला हिस्सा, तो फिर वो कोई रास्ता देना पड़ता, सारी व्यवस्था। वो चाह रहे थे कि समुद्री मार्ग मिल जाए, और जिन्ना बेचैन था कि हमें साम्राज्य का भूखा था कि हमें और ज्यादा से ज्यादा साम्राज्य कैसे मिल जाए, एरिया हमें कैसे कैसे मिल जाए। जिन्ना ने जो किया था, सारा जो बंटवारा हुआ था वो धर्म के आधार पे ही था कि मुसलमान। हाँ, जो आपका पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ वो इस्लामीकरण के उसमें हुआ। हाँ, इस्लामिक राष्ट्र बनाने के उसमें हुआ, उसमें लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं रहा। और इसी तरीके से वहां की परिस्थिति भी बदलती रही पाकिस्तान की। अगर आप देखो तो आज वो इतनी बेहतर स्थिति में नहीं है। और कभी बात पर चर्चा करेंगे, चलिए उस पर डिस्कस करें। हाँ, इसमें आप देखोगे तो जिन्ना की बाद में स्थिति वहां पर बहुत ज्यादा दयनीय थी, पर्सनली जिन्ना। हाँ, जिन्ना ने ये भी कहा था कि अगर मेरा ये निर्णय गलत साबित हुआ तो भारत में पाकिस्तान का विलय दोबारा हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। बाद में जिन्ना को वहां पर जो है सुविधाएं क्या, उनको जिस गाड़ी में वो जा रहे थे, जब बीमार थे उनको एम्बुलेंस भी नहीं मिली। बहुत बुरी तो बीमार थे। हाँ, बीमार चल रहे थे, 6 महीने बाद उनका उनकी बहुत बुरी स्थिति थी। उस पर बाद में चर्चा करेंगे, वो एक अलग विषय है। तो फिर जो है जूनागढ़ जब नहीं ऐड हो रहा था, मतलब भारत के साथ सम्मिलित नहीं हो रहा था और सम्मिलित होना चाहता था पाकिस्तान के साथ, शासक जूनागढ़ शासक मतलब ऑब्वियसली जूनागढ़। तो मतलब तो फिर इसके बाद एंट्री हुई सरदार वल्लभ भाई पटेल की। हाँ, फिर क्या हुआ? उन्होंने जनमत संग्रह वहां पर करवाया। 48 में जनमत संग्रह हुआ और जो है 99% लोगों ने भारत के पक्ष में वोट कर दिया। जूनागढ़ हमारा हो गया। ठीक। उधर हैदराबाद, हाँ, हैदराबाद भी अपने आप में बहुत बड़ी रियासत थी। और आप देखोगे हैदराबाद में कर्नाटक का कुछ हिस्सा है, महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा है, तेलंगाना का कुछ हिस्सा है, मतलब एक बड़ी रियासत थी।
वहां के जो शासक थे वो भी चाह रहे थे कि मैं पाकिस्तान में शामिल हूँ। तो वहां पर जब कोई कनेक्टिविटी नहीं है, उसका भौगोलिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो किसी तरीके से जो है वो पाकिस्तान से कनेक्ट हो जाए, तो ये तो मूर्खता वाली बात हुई। तो फिर तो ये हो सकता लॉन्चिंग पैड बनाते। तो एयर स्पेस तो इंडिया के पास था ना, इंडिया कैसे देगा? अगर आज हम भी अगर वहां पर दुबई जाए तो हम जो है वो पाकिस्तान के एयरबेस को छोड़ करके जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने हमें अपना एयर स्पेस नहीं दे रखा है। तो जब हम हैदराबाद की बात कर रहे हैं तो वहां पर पाकिस्तान कैसे आएगा? करेक्ट। एयर स्पेस तो हमारे पास है ना, हम कैसे दे पाएंगे? तो वो सम्मिलित हो भी जाता अगर हैदराबाद पाकिस्तान के साथ, तो भी कुछ नहीं होता। नहीं कर पाते, एक्वायर नहीं कर पाते। अच्छा। उसकी कहानी भी अलग है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है हैदराबाद की। अच्छा। उसको हम कभी विस्तार से उस पर चर्चा करेंगे ना। बिल्कुल। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो 370 के उस पर बात कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर पे आते हैं। हाँ, जम्मू कश्मीर पे आते हैं। तो जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर की जो भौगोलिक स्थिति है वो इन दोनों से भिन्न है। वो एक बॉर्डर स्टेट है और उसके पास पूरी तरीके से जो है एक स्वतंत्र है कि वो भारत के साथ रहे, स्वतंत्र रहे, या वो पाकिस्तान के साथ जाए। वो तीनों ही परिस्थिति में जो है अपनी स्थिति को लेकर के, भौगोलिक स्थिति को लेकर के मजबूत है, मतलब एक सहज है, बिल्कुल उस पर कोई मतलब वो नहीं है। उस चीज को लेकर के जून में माउंटबेटन, अब जो कि माउंटबेटन जो है भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, और हरि सिंह जो जम्मू कश्मीर के जो शासक थे, उनसे बहुत अच्छा परिचय था उनका। तो माउंटबेटन जो है खुद जा करके जो है वो हरि सिंह से मिलने के लिए गए और हरि सिंह से कहा कि आपके पास पूरी तरीके से स्वतंत्रता है कि आप भारत के साथ आना चाहे भारत के साथ आए, पाकिस्तान के साथ जाना चाहे पाकिस्तान के साथ जाना चाहे। हरि सिंह ने कहा कि अगर मैं स्वतंत्र रहना चाहूँ तो बताओ। उन्होंने कहा सैद्धांतिक तौर पे तो आप रह सकते हैं, पर व्यवहारिक तौर पर जो है ये संभव नहीं होगा, क्योंकि दो विरोधी देशों के बीच में कोई सही रह नहीं सकता, स्वतंत्र नहीं रह सकता। पता चलता कि इधर से पाकिस्तान एक बम फेंकता, और उनका बम जो है बीच में फूट जाता, तो वो जम्मू कश्मीर के ऊपर ही गिरता। पता चला भारत का कोई बच्चा अगर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता तो भी वो तो बीच वाला तो फंसता रहता ना। तो उस चीज को लेकर के माउंटबेटन ने कहा कि अगर तुम पाकिस्तान के साथ सम्मिलित होंगे तो भारत कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। अच्छा, माउंटबेटन की राय थी ये? हाँ। अच्छा, कि भारत ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। हाँ। और अगर आप भारत के साथ जाओगे तो पाकिस्तान ऑब्जेक्शन भी करेगा, झगड़ा भी करेगा, और उस झगड़े को जो है भारत द्वारा मैनेज किया जा सकता है, कोई बड़ा इशू नहीं है। ठीक है। उसने कहा कि मैं तो स्वतंत्र रहूंगा। उसने कहा आप सोच लीजिए, मैं कल को दिल्ली जा रहा हूँ, आपसे मिलता हुआ मैं जाऊंगा। तो रामचंद्र गुहा साहब हैं, उनकी किताब है बहुत अच्छी कि इंडिया आफ्टर गांधी, इंडिया आफ्टर नेहरू, और उसमें उन्होंने बहुत अच्छा जिक्र किया है कि जब हरि सिंह जो है किसी से मिलना नहीं चाहते थे तो वो एक चिट्ठी भेजते थे कि मेरे पेट में दर्द है। अच्छा। हाँ। तो जब अगले दिन जो है माउंटबेटन उनके पास पहुंचे राजा से मिलने, हरि सिंह से मिलने, तो हरि सिंह नहीं आए, उनकी चिट्ठी आई कि हम नहीं मिलना चाहते आपसे, कि हमारे पेट में दर्द है, हम आपसे मिल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते। और यही पेट का दर्द बाद में सारे फसाद की जड़ बना। अगर हो सकता था कि अगर माउंटबेटन से उनकी बात हो जाती तो कुछ रास्ता अलग निकल जाता। तो पहला पॉइंट तो यहाँ पर हुआ, ये हुआ। उसके बाद 15 अगस्त बीच में हुआ, देश आजाद हो गया। अब यहां पर एक सिनेरियो और था जम्मू कश्मीर के अंदर। जम्मू कश्मीर के अंदर जो है एक शख्स था शेख अब्दुल्ला, जो जवाहरलाल नेहरू का मित्र भी थे, मतलब जवाहरलाल नेहरू जी के मित्र भी थे, और विचारधारा दोनों की सेम थी। और वैली में वो किसी संपन्न परिवार से नहीं थे, बहुत एक साधारण परिवार से थे, गरीब परिवार से थे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से वो एमएससी करके जम्मू कश्मीर गए। जब वो जम्मू कश्मीर गए तो वहां पर उनको नौकरी नहीं मिली, सरकारी नौकरी नहीं मिली।
वहाँ पर ये माना जाता था, ये कहा जाता था कि राजा जो है वो शासक जो है वो हिंदू है और वो सरकारी पदों पर, अच्छे पदों पर जो है हिंदुओं को रखता है, मुसलमानों को नहीं रखता है। तो वहाँ पर जो है इनको नौकरी नहीं मिली, इन्होंने एक मास्टर की नौकरी चलानी शुरू की और उसके साथ साथ जो है इन्होंने राजा के प्रति लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया। अच्छे वक्ता थे, अच्छी पकड़ थी, बोलचाल पर अच्छी पकड़ थी और धीरे धीरे इनकी लोकप्रियता वहां पर बढ़नी शुरू हो गई। और सबसे अच्छी बात यह थी कि उस समय ये पाकिस्तान के कट्टर विरोधी थे। शेख अब्दुल्ला साहब, जब शेख अब्दुल्ला साहब पाकिस्तान के विरोधी थे और पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे, पाकिस्तान के कट्टर विरोधी थे, मुस्लिम लीग के कट्टर विरोधी थे। ये बात करते थे लोकतंत्र की, ये बात करते थे जो है समाजवाद की। और मुस्लिम लीग ने जो पाकिस्तान बनाया वो इस्लामिक कंट्री बनाया था। हाँ हाँ, वो तो पूरा ये संप्रदाय की बात नहीं करते थे। अच्छा। ये कहते थे सब एक हों, हमें ये राजा नहीं चाहिए। भारत के अंदर चल रहा था भारत छोड़ो आंदोलन और इन्होंने कश्मीर के अंदर चला दिया था राजा कश्मीर छोड़ो आंदोलन। तो ये वहां पर जो है सिनेरियो, ये सारी चीजें चल रही थी। अब इसके बीच में क्या हुआ कि 1947-46 में हरि सिंह ने इस आंदोलन के चलते हुए शेख अब्दुल्ला को जो है जेल के अंदर बंद कर दिया। अच्छा, क्योंकि सरकार वहां पर जो है जम्मू कश्मीर में उन्हीं की थी। अब तो कोई दिक्कत नहीं थी, अब सारी चीजें ठीक चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। अब यहाँ पर जो है सबसे बड़ी गलती हुई पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान से। ये बात है 20 अक्टूबर की। अब जिन्ना ने देख चुका था वो आपका जूनागढ़ जनमत संग्रह कि अगर जनता साथ है तो वहां का शासक कुछ भी करे उसकी नहीं चलेगी। और जिन्ना चाह रहा था कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर भी जो है जनमत संग्रह के माध्यम से काम करे। डायरेक्ट युद्ध वो कर नहीं सकता था, इंटरनेशनल मामला हो जाता। और दूसरी बात ये होती कि एक स्टैंड उनका कमजोर हो जाता कि पाकिस्तान ने जो है जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया। उसने क्या काम किया पाकिस्तान ने, उसने अपनी सेना को, एक अकबर खान उनके सीनियर सैनिक अधिकारी थे, उनको बुला करके एक सेना गठित करवाई, जिम्मा दिया। उसको बोलते हैं आजाद कश्मीर सेना। वहाँ के कबीलाई जो थे उनकी सेना इकट्ठी की और उनको भेज दिया जम्मू कश्मीर के अंदर श्रीनगर पर चढ़ाई करने के लिए। इसी बीच में क्या हुआ, जम्मू कश्मीर का जो शासक थे हरि सिंह, उन्हें अपनी सेना पर इतना विश्वास था कि वो जीत जाएंगे और वो जीत जाएंगे, हम जीत जाएंगे। पर उनके ब्रिगेडियर थे राजेंद्र सिंह, किनके? हरि सिंह के। और राजेंद्र सिंह को यह पता था कि हमारी सेना के अंदर ज्यादातर जो सैनिक है वो मुसलमान है, वो कहीं ऐसा ना हो कि वो युद्ध में ही बगावत कर दे, आक्रमणकारियों के साथ मिल जाए। हाँ, और ये उनका संदेश सही भी हुआ। अच्छा, जब उनकी सेना, जब पाकिस्तान की सेना या कबीलाई उरी पहुंचे, श्रीनगर पहुंचने से पहले उरी पहुंचे, तो उरी के अंदर एक संकरा पुल था और राजेंद्र सिंह ने जो है स्थिति को समझते हुए उस संकरे पुल को उस सेना के आने से पहले उड़ा दिया। इस वजह से उनको 2 दिन मिल गए। सोचने समझने के लिए भारत सरकार को भी 2 दिन मिल गए और राजा हरि सिंह को भी 2 दिन मिल गए। और अगर वो पुल ना उड़ाते तो जम्मू कश्मीर पर आज कोई बात ही नहीं होती, वो सीधा सीधा जो है वो पाकिस्तान के साथ मिल गया होता। अब वहां की जो सेना है वहां पर पहुंची बारामूला, 25 अक्टूबर को बारामूला पहुंची और बारामूला पहुंच करके उसने अपनी अराजकता पूरी दिखाई, बिल्कुल जंगलीपना। जो पाकिस्तान की सेना थी, मतलब कबीलाई थे मतलब पाकिस्तानी सेना के कबीलाइयों के ड्रेस में पाकिस्तानी सेना थी। हाँ। तो उन्होंने वहां पर जो है बहुत सारी महिलाओं के साथ, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, उनके साथ गैंगरेप किया, लूट, मतलब बहुत बुरे हालात वहां पर उन्होंने कर दिए। अब इस बीच में जो है राजेंद्र सिंह ने जो है हरि सिंह को भेज दिया जम्मू कि आप पहले अपने आप को सेव करो। और हरि सिंह जो है वो भारत सरकार से जो है मदद मांग रहे हैं
जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल जो उनकी मदद करना चाह रहे हैं, माउंटबेटन नहीं चाह रहे हैं। क्यों माउंटबेटन क्या चाहते थे कि माउंटबेटन ये नहीं चाहते थे कि अगर हम इसकी मदद कैसे करें जम्मू कश्मीर की, हाँ ये हमारे साथ टेक्निकली है नहीं, ये हमारे साथ तो है नहीं, तो हम इसको सेना कैसे दें? क्या तो ये हमारे से विलय करे, विलय कर ले। हमसे जुड़े, तभी हम इसको सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक अच्छी चीज और हुई कि ब्रिटिश सरकार को पता था कि यहाँ पर अगर बंटवारा होगा तो यहाँ पर युद्ध इनके बीच में हो सकते हैं। तो उन्होंने क्या काम किया कि उन्होंने जो सेना थी, दोनों देशों की सेना के प्रमुख अपने आप को ही बनाया। किसने? अंग्रेजों ने, ताकि अपने हिसाब से कंट्रोल किया जा सके, अपने हिसाब से कंट्रोल किया जाए। अगर सेना इनके हाथ में दे दी जाए, भारत और पाकिस्तान के, ये आपस में युद्ध करते रहेंगे। सेना पर नियंत्रण जो है ब्रिटिश सरकार का था, ब्रिटिश हुकूमत का था। कब तक था वो ये हुकूमत, जो कि 47 में तो जा रहे थे ये संक्रमण कालीन, जो संक्रमण ठीक है, मतलब कालीन जो दौर था, जब चेंजेस हो रहे थे, हाँ वो था, उस दौर की बात थी। ठीक है, तो उस समय ये सारी चीजें चल रही थी। ये बात है 26 अक्टूबर की। वीपी मेनन साहब और राजा हरि सिंह के प्रधानमंत्री भारत सरकार के पास पहुंचे और वहां से उन्होंने विलय पत्र लिया और जम्मू पहुंचे हरि सिंह के पास उस पर साइन करवाने के लिए। क्यों? क्योंकि जो बारामूला में हुआ था, बारामूला से जो है श्रीनगर की दूरी जो है 64-65 किलोमीटर के आसपास है, और कबीलाई जो है वहां पर पहुंचने वाले थे, और श्रीनगर के लोग जो है पूरी तरीके से घबराहट में थे कि पता नहीं क्या होगा। और इसको बचाने का जो सबसे अच्छा तरीका था कि भारत सरकार के साथ जम्मू कश्मीर का विलय हो, और फिर उसके बाद जो है भारत सरकार अपनी सेना जो है वो जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए भेजी। और वो टेक्निकली तभी भारत सपोर्ट कर सकता था जब वो भारत में सम्मिलित हो जाएगा। अदरवाइज वो किसी के ऊपर आक्रमण क्यों करेगा? वो इंटरनेशनल हो जाएगा, फिर इंटरनेशनल इशू हो जाएगा, वो इंटरनेशनल इशू हो जाएगा। और उस समय जो 1945 में जो है वो यूएन बना था, तो लोगों की बहुत सारी उम्मीद थी यूएन से कि भाई अंतरराष्ट्रीय युद्ध जो है इससे रुकेंगे। और जिन्होंने यूएन बनाया था उनमें से एक देश का प्रतिनिधि जो है वो माउंटबेटन भी थे। करेक्ट। तो वो ऐसा क्यों चाहेंगे? अब ये समस्या जो है, एक बहुत अच्छा व्यंग है इस पे, कहानी भी है। कहानी क्या मतलब, फैक्ट है ये, और इतिहास में इसका जिक्र भी है, किताबों में इसको बहुत अच्छा मेंशन भी किया है कि जब हरि सिंह ने जो है इस पर विलय पत्र पर साइन कर दिए 26 अक्टूबर को, और अपने अधिकारी को कहा सोने से पहले कि ये लो पिस्तौल, अगर तुम्हें पता लगे कि सुबह को भारतीय सेना कश्मीर नहीं पहुंची तो मुझे नींद में ही गोली मार देना। हालांकि ऐसी नौबत नहीं आई। उसके बाद वो विलय पत्र लेकर के, जब हरि सिंह के साइन हो गए, वो विलय पत्र लेकर के जो है वीपी मेनन साहब और उनके प्रधानमंत्री मेरचंद महाजन पहुंचे भारत सरकार के पास, दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचे तो माउंटबेटन अभी इस ऊहापोह में थे कि वहां पर सेना भेजे या नहीं भेजे। उन्हें सलाह दी गई थी कि हमारे पास अभी जो है इतने संसाधन नहीं है। यहां पर जो है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। उन्होंने संसाधन सब छोड़ो, आप डायरेक्ट एक्शन लो। आपके एक्शन की वजह से, संसाधन की वजह से जो है हम जो है कश्मीर को जलने थोड़ा ही देंगे, आप डायरेक्ट उनकी मदद करो। मतलब सरदार पटेल जो है, मैं मानता हूं कि बहुत ही बोल्ड डिसीजन, जैसे नरेंद्र मोदी साहब हैं, कंपेयर कर रहे हैं आप। कंपेयर देखो, कंपैरिजन तो नहीं है, डिसीजन कंपैरिजन तो नहीं है, क्योंकि भाई टेम्पर एक है, टेम्पर एक था, ऐसे ही शास्त्री जी का भी था। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही टेम्पर जो है वो इंदिरा गांधी जी का भी था। राइट, बिल्कुल सही। वो जो टेम्पर है वो था, मेन चीज वही थी। उन्होंने कहा रहे सब चीज देख लेंगे, इसको हटाओ और मामला रफा दफा, सेना भेजो, मामला रफा दफा करो। तो ये बात होते होते जो है रात के 12 से ज्यादा बज गए। तब जाकर के जो है वो विलय पत्र जो है माउंटबेटन ने स्वीकार किया, और उस विलय पत्र पे 27 अक्टूबर को साइन हुए। 26 अक्टूबर को हरि सिंह ने साइन किए, और 27 अक्टूबर को जो है वो माउंटबेटन ने साइन करके उसको किया।
वहां से जो है दिल्ली से जो है सेना वहां पहुंची हम्म, कश्मीर में, और कश्मीर में जो है बहुत सारी ये युद्ध कम से कम आपका लगभग 1.25 साल चलता रहा। चलता रहा। हम्म, अब क्या हुआ, जब भारतीय सेना वहां पर पहुंची हम्म, तो जिन्ना बौखला गया। हम्म, जिन्ना ने कहा अपनी सेना को, अपने उनके जो सेना नायक थे, कमांडर थे, वो अंग्रेज थे, उनका शायद नाम ग्रेसी था, जनरल ग्रेसी। हम्म, उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान पे, आप जो है वो कश्मीर पे हमला करो। हम्म, उसने कहा मैं बिना अपने कमांडर से पूछे जो है मैं नहीं करूंगा। हम्म, कमांडर दोनों का एक था, भारत की सेना का भी हम्म, कमांडर वही थे और पाकिस्तान की सेना के कमांडर भी वही थे। और एक देश अपने खिलाफ थोड़ा युद्ध करेगा। हाँ, मतलब एक देश का पता चलता है कि भाई अच्छा ये वाले चलो इनसे लड़ाई लड़ लो, ये वाले इनसे लड़ाई लड़ो, तो दोनों आपस में थोड़ी लड़ेंगे। आपस में थोड़ा ही लड़ेंगे। राइट। उन्होंने मना कर दिया। अब जिन्ना के पास कोई रास्ता नहीं बचा कि क्या किया जाए। तो जिन्ना ने जो है यहाँ पर एक चीज निकाली कि क्यों ना बात की जाए। तो जिन्ना ने जो है माउंटबेटन और जवाहरलाल नेहरू को निमंत्रण दिया कि आप जो है आए, लाहौर में बात करेंगे। ठीक। सरदार पटेल उसके खिलाफ थे, लाहौर में नहीं बात करना चाहते थे। सरदार पटेल ने साफ इनकार कर दिया कि तुम क्यों जाओगे। और सरदार पटेल जो है वो नेहरू से जो है 14 साल बड़े थे। वो नेहरू जी नहीं बोलते थे, वो नेहरू बोलते थे कि नेहरू तू मत जाए। तू क्यों जाएगा? करेक्ट। तू क्यों जाएगा? युद्ध उन्होंने किया, और उल्टा हम ही जाए। उल्टा हम ही जाए। हाँ। वो आए ना दिल्ली, बात उसको करनी है। हाँ। इस चीज को लेकर के फिर ये आपका माउंटबेटन जो है जा करके इनसे मिलते हैं 1 दिसंबर 1947 के आसपास जिन्ना से। जिन्ना वहां पर बहुत बौखला गए कि आपने जो है ये तरीका सही नहीं है, विलय पत्र का तरीका सही नहीं है, वहां पर जनमत संग्रह होना चाहिए। जूनागढ़ को आप देखो कैसे हुआ, कैसे जनमत तमाम। माउंटबेटन ने कहा कि ये तो मैं भी मानता हूँ भाई, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, विलय पत्र हुआ, हरि सिंह ने साइन किए, मैंने साइन किए, उनका विलय हो गया। और है उसकी बात जनमत संग्रह की, स्थिति ठीक हो जाने दो तब करवा देंगे जब जनमत संग्रह हो जाएगा। अब इसी बीच में जो है नेहरू से एक चूक होगी। क्या? कुछ लोग जो है ये बोलते हैं कि नेहरू के माथे पे कलंक था जम्मू कश्मीर को लेकर के। 2 दिसंबर को ऑल इंडिया रेडियो से जो है वो नेहरू जी ने जो है स्पीच दिया। ऐतिहासिक स्पीच थी कि हम यूएन की देखरेख में, हम यूएन की देखरेख में कश्मीर मुद्दे का हल निकालेंगे। शांति व्यवस्था बन जाए तो हम यहाँ पर जनमत संग्रह करवा लेंगे। और उसके बाद ये कहने की बात है कि जम्मू कश्मीर का बहुत सारा मुद्दा जो है वो हमारे हाथों से निकल गया, डिसीजंस नहीं ले पाते थे। और उधर जो है वो पटेल जी ने ये कहा था कि नेहरू ये तुम्हारी बहुत ऐतिहासिक भूल है, इतिहास तुमसे ये सवाल पूछेगा। वो नहीं चाहते थे कि मतलब यूएन में ये मामला जाए। उनका कहना था कि हमारे घर का मामला है तो उसको हम ही सॉर्ट आउट करेंगे। हाँ, मतलब कभी कभी होता है घर का मामला है तो क्यों उसको कोर्ट में लेकर के जाना, शांति से अपना निपटा लो, ज्यादा अच्छा है, ज्यादा निपटाओ। दूसरी चूक क्या हुई, दूसरी चूक पे बाद में आएंगे, पहले उससे पहले एक पॉइंट और है जी। अब यूएन में जो है जवाहरलाल नेहरू पहुंचे चैप्टर 6 के तहत। चैप्टर 7 और चैप्टर 6। चैप्टर 6 का मतलब होता है कि जब कोई उसके अंदर निर्णय दिया या कोई बात हुई तो वह बाध्यकारी नहीं है मानने के लिए। ठीक है। चैप्टर 7 में क्या है कि उसमें यूएन की बात बाध्यकारी हो जाएगी मानने के लिए उनके निर्णय। अच्छी बात हुई कि उन्होंने चैप्टर 6 के तहत ये चीज कही। करेक्ट। उसके बाद उनका फैसला आया, रेजुलेशन आया यूएन का। तो यूएन ने कहा सीज फायर, मतलब युद्ध रोक दिया जाए। हाँ, सीज फायर कि मतलब इसमें दोनों देश अगर मान जाए तो इसको रोका जाए। दूसरा पॉइंट था उसके अंदर जो उनका रेजुलेशन था कि युद्ध विराम, ये युद्ध विराम हो। अब यूएन में बहुत ज्यादा डिबेट भी चली थी और नेहरू जी को बहुत ज्यादा उम्मीद भी थी कि यूएन से मुझे कुछ ज्यादा बेनिफिट मिल जाए, पर वहां पर उनको एक धक्का लगा कि अमेरिका और ब्रिटेन वो भारत के विरोध में थे।
अमेरिका और ब्रिटेन भारत के विरोध जम्मू में। कश्मीर वाले मुद्दे को लेकर हाँ। के भारत के विरोध में थे। हाँ। अच्छा। तो ये चीज जो है वो नेहरू जी को थोड़ा वो लगी हम्म। खटकी कि यार मैं तो ये सोच करके गया था कि यहाँ पर यहाँ से ऐसा होगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो तो जाएगी वहाँ और से यहाँ पे वो नहीं हुआ, उल्टा हो गया। उल्टा हो गया। हम्म। मतलब उल्टा नहीं हुआ, मतलब उस पर उन्होंने इतना ज्यादा तवज्जो उसको दिया नहीं। हम्म। दूसरी चीज ये है कि उसके अंदर भारत उन कबीलाई में हम्म। पाकिस्तानी सैनिक थे, ये बात जिन्ना ने जो है मान ली कि कबीलाई ही नहीं है, हमारे सैनिक भी हैं। हमारे सैनिक भी है। हाँ। और दूसरे उसके अंदर वो लोग भी हैं जो कश्मीर के रहने वाले नहीं हैं, तो कहाँ और वो के थे? कश्मीर के मुद्दे को में इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो अच्छा। पाकिस्तानी थे। हम्म। तो यहाँ पर यूएन ने कहा कि जब तक यहाँ पर एक तो सीज फायर हो गया, ये सीज फायर जो है 1 जनवरी 1949 को लागू हुआ, हम्म। तो उसी को बाद में लाइन ऑफ कंट्रोल कहा गया। क्या कि जहां पर दोनों सेनाएं हैं उनकी जो सीमाएं बन रही है, हाँ। उसको एक नियंत्रण रेखा बना दी जाए। ठीक। ये पहला मुद्दा हो गया, एलओसी हो गया वो। एलओसी हो गया। दूसरा ये हो गया कि पाकिस्तान ने ये मान लिया कि उनकी कबीलाई में हमारे सैनिक हैं, और दूसरा वहां पर पाकिस्तान के निवासी हैं। तो यूएन ने कहा कि जब हमें ये विश्वास हो जाएगा कि इन्होंने पीछे हटा लिए अपने सैनिक, तब हम भारत को कहेंगे कि तुम भी अपनी सेना हटाओ, और फिर उसके बाद जनमत संग्रह होगा। अब ये सबको पता है कि पाकिस्तान पीछे हटने वाला नहीं है। उनमें 2 कंडीशन किसके लिए थी? पाकिस्तान के लिए थी। तीसरी कंडीशन किसके लिए थी? भारत के लिए थी। पर पहले पाकिस्तान उसके लिए माने तभी तो जनमत संग्रह वाली कोई बात वहां पर कोई नहीं निकल करके आने वाली थी नहीं। अब इसी बीच में जो है अब शेख अब्दुल्ला को भी रिहा कर दिया गया था। ठीक है। जेल से, मतलब हरि सिंह ने वो किया था, तो जेल से उनको रिहा कर दिया गया। रिहा करने के बाद जो है भारतीय सेना को उस दौरान बहुत सपोर्ट भी किया जिन्ना और उनके जो शेख अब्दुल्ला ने पूरा सपोर्ट भी किया। इसमें बीच में एक चीज और हुई कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक प्रेशर क्रिएट किया गया हरि सिंह के ऊपर कि आप संक्रमणकालीन या इमरजेंसी के दौरान जो है अपने राज्य के प्रमुख जो है शेख अब्दुल्ला को बनाओगे। ठीक है। और शेख अब्दुल्ला ने धीरे धीरे जो है उसका प्रमुख प्रधानमंत्री वो बन गए। और बनने के बाद जब पावर अपने पास आई तो उन्होंने जो है वो हरि सिंह को ही हटा दिया। शेख अब्दुल्ला ने हरि सिंह को हटा दिया। हाँ। उन्होंने कहा मैं इसको बर्दाश्त नहीं करूंगा, इसकी जगह सदर रियासत मतलब जो राजा थे उसको सदर रियासत बोलते थे उस समय, और वजीर आजम या प्रधानमंत्री बोलते थे जो मुख्यमंत्री है उनको। तो उनको उनके लड़के करण सिंह को बना दिया। अब यहां तक सारी चीजें सही चल रही थी। दूसरी ओर जो एक्सेशन हुआ था या जो विलय पत्र था, उस विलय पत्र में जितने भी रियासतें थी उनके साथ जो विलय पत्र जो डिजाइन किया गया था वो सबका लगभग एक ही था। बस उसमें राजा का नाम और डेट ये छोड़ करके सब टाइप था, और उसी के आधार पर जो उसका विलय हो जाता था, विलय होना था। अब इस चीज को लेकर के 3 चीजें वो भारत सरकार अपने पास रख रही थी और बाकी चीजें जो है उस राज्य को दे रही थी। उन 3 चीजों में था डिफेंस, विदेशी मामले और संचार, ये सारी चीजें थी। अब यहां पर क्या हुआ कि भारत का संविधान भी बनने जा रहा था, मतलब बन रहा था उस दौरान। 1949 में जो है संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान बन करके तैयार हो गया था। उसी बीच में जो है ये चीज निकली कि जम्मू कश्मीर को भी भारत के संविधान में सम्मिलित करना चाहिए। ठीक। अब इससे सम्मिलित कैसे होगा? तो पर विलय पत्र पर तो साइन हो चुका था ना। विलय पत्र पर साइन हो चुका था, तो उसके अंदर 3 ही चीजें तो थी। हाँ। उसके पास जो देनी थी। उनके लिए सबको संविधान में सम्मिलित करना अनिवार्य था ना। ठीक है। अब इस चीज को लेकर के जब बात हुई तो एक ड्राफ्ट तैयार हुआ, उसको बोलते हैं इतिहास, मतलब इतिहास क्या कॉन्स्टिट्यूशन में 306A करके, जो मतलब वैसे ड्राफ्टिंग में थी। इससे में एक इंटरेस्टिंग बात और भी है। उससे पहले इसमें संविधान सभा के अंदर जो है भारत की जो संविधान सभा थी उसके अंदर जम्मू कश्मीर के प्रतिनिधियों को भी सम्मिलित करना पड़ेगा।
तो सर्वसम्मति से जो है जम्मू कश्मीर के 4 सदस्य, जिसमें कि एक शेख अब्दुल्ला भी था, उनको इसके अंदर शामिल किया गया और कहा गया कि भारत के अंदर, भारतीय संविधान के अंदर धारा 370 को समाहित किया जाए या जम्मू कश्मीर को समाहित किया जाए। 370 तो बाद में उसका नंबर पड़ा। तो इस चीज को लेकर के जो है अंबेडकर साहब ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया था कि मैं इसका ड्राफ्ट नहीं करूंगा। नहीं, ये जो है सवाल ये है कि किसने ये दिया था प्रस्ताव कि इसे बिहाफ पे सम्मिलित किया जाए 370 को। 370 को जो ना उसको एक विशेष दर्जा देने के उसमें, तो ये किसने प्रस्ताव रखा था? ये प्रस्ताव जो है शेख अब्दुल्ला ने रखा था जब ये मीटिंग हो रही थी। जब मीटिंग हो रही थी। अब इसके अंदर एक मीटिंग हुई थी 1949 में, वो थी दिल्ली समझ। उस दिल्ली समझ के अंदर शेख अब्दुल्ला थे, जवाहरलाल नेहरू थे, इनके बीच में मीटिंग हुई और इन्होंने कहा कि भारत के अंदर हम ये तो मानते हैं कि हम जो है भारत का अभिन्न होंगे, पर हमारे भी कुछ चीजें होंगी जो हमें मिलनी चाहिए। मतलब हम जुड़ रहे हैं पर कंडीशनल। हाँ, कंडीशनली जुड़ रहे हैं। तो वो कंडीशन देने वाले शेख अब्दुल्ला थे। शेख अब्दुल्ला नहीं, वो कंडीशन तो उसके अंदर मेंशन पहले से ही थी। जो विलय पत्र था वो सबके लिए कंडीशन थी। सरदार पटेल ने सोच रखा था कि पहले इनको कंडीशनली इसको सम्मिलित करो, फिर बाद में इनको जो है सीधा कर देंगे। वो सबकी थी। जब इनको यहाँ पर दिल्ली समझ के बाद ये निर्धारित हुआ कि हाँ भाई ठीक है, हमें जो है जम्मू कश्मीर को भी संविधान के अंदर हिस्सा बनाना है, तो उसके बाद जो है 370 पर काम होना शुरू हुआ। ये ड्राफ्टिंग के दौरान नंबर कहलाया 306, आर्टिकल 306A। जो बाद में फाइनल ड्राफ्टिंग हुई वो 370। अच्छा। और 370 के अंदर ही 370 लागू करने के पीछे और 370 को समाप्त करने के पीछे पूरे प्रावधान उसके अंदर। मतलब 370 जो अनुच्छेद जोड़ा गया, इसमें ही सारा मतलब सारे पॉइंट्स बता दिए गए कि भाई हटेगा कब, कैसे हटेगा, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, वो सारी चीज उसके अंदर मेंशन कर दी गई। लेकिन उसके लिए, लेकिन वो तैयार क्यों? बाकी सब जितने भी राज्य थे, जितने भी राजा थे, रियासतें थी, जब सभी रियासतों को एक अलग कंडीशन पे जोड़ा गया, तो इसको अलग कंडीशन पे जोड़ने की क्या जरूरत थी? उसमें नेहरू साहब और शेख अब्दुल्ला की मित्रता भी तो थी। कुछ लोग बोलते हैं कि मित्रता के चक्कर में जो है इन्होंने जो है वो कश्मीर ही दे दिया। और दूसरा जो है नेहरू जी जो है वो कश्मीर के थे, तो कुछ भावना भी उनकी कश्मीर के साथ थी। तीसरी चीज ये थी, जो नेहरू जी थे वो थोड़ा आदर्शवादी थे और इंटरनेशनल मुद्दों को लेकर के जो है ना बहुत ज्यादा कॉन्शियस थे। अच्छा। वो समझते थे कि यार सब लोग आराम से प्यार से रहें, कोई दिक्कत नहीं है, और हम अभी एक साम्राज्य से हम निकल करके आए हैं और हम आजाद होते ही जो है साम्राज्यवादी हो जाएं, कब्जा करना शुरू कर दें, वो भी ठीक नहीं है। तो वो अपने इन छवियों को लेकर के, अपने इन आदर्शों को लेकर के वो थे। हाँ, अगर इनकी जगह सरदार पटेल होते तो परिस्थिति कुछ और होती, तो फिर धारा 370 की जरूरत नहीं पड़ती शायद ना। चलिए, मतलब मैं समझता हूँ कि तब जाकर के धारा 370 लगी जब दिल्ली समझ, फिर दिल्ली समझौता सारा हुआ, मतलब उसका प्रावधान उसके अंदर आए। तो और फिर कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया गया तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे पॉइंट्स को एड ऑन किया गया, और तब 370 को एड ऑन कर दिया गया। अब बात आती है कि 35A, 35A, 35A। जब हम इस पे और चर्चा करेंगे तो आपको पता लगेगा 370 क्या था। उसके पूरे हम जितने भी सब क्लोज हैं उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद ये 35A आया कैसे। करेक्ट। अगर आप संविधान उठाओगे तो संविधान के अंदर जो है भाग 3 जो नागरिकता से संबंधित है, वो सॉरी मूल अधिकारों से संबंधित है, 12 से 35 है। और 35A संविधान का भाग होने के बावजूद भी संविधान में मेंशन नहीं है। तो आया कहाँ से? वो आया कहाँ से, इसे लेकर के हम अगली बार जब बैठेंगे तो मैं समझता हूँ उस पर पूरी चर्चा करेंगे। और अब तक हमने ये समझ लिया कि आखिर ये धारा 370 लगाई क्यों गई थी, उसके पीछे का पूरा बैकग्राउंड क्या था, क्या राजा हरि सिंह ने किया, क्या सरदार पटेल जी ने किया, क्या नेहरू जी ने किया। ये पूरा सेगमेंट जो हमने समझ लिया है। अगली बार जब हम बैठेंगे तो इसके बाद हम पूरी चर्चा करने वाले हैं कि आखिर 35A आया कहाँ से, और जब कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है तो है कहाँ पे, और फिर हटा भी, अगर ये नरेंद्र मोदी जी ने हटाया तो हटाया राष्ट्रपति आदेश क्या थे और किस बिहाफ पे है हटाया। चलिए, तो
अब तक फिलहाल जितना ही आपको जानकारी मिली है उस विषय को लेकर के आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया दे दीजिए और देखते रहिएगा द न्यूज़ वाला नेटवर्क। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।